यूट्यूब चैनल बेत वर्मा पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए एक्ट पे, जो एक्ट आपका यूजीसी नेट की परीक्षा में मुस्लिम लॉ से संबंधित है। वहाँ से क्वेश्चन भी आपको एक दो हर बार देखने को मिलता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर जो अधिनियम उनके संरक्षण की बात करता है, ये 1986 का है। कई बार आपसे ये पूछा गया है कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर संरक्षण अधिनियम 1986, मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 और आपसे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 और मुस्लिम महिला जो संरक्षण के लिए जो तलाक से संबंधित एक्ट आया है 2019 का, इन तीनों एक्टों का एक बार आपको नाम दे दिया जाता है और उनके ईयर मैच करने के लिए पूछता है। तो अधिनियम संख्या, ईयर और लागू होने की तिथि, प्रवर्तन तिथि, ये सारी हमको याद भी करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे एक सामाजिक कोटेशन के साथ, जो आज तलाक के रूप में हमारे सामने क्या कारण रहता है कि विवाह विच्छेद होता है। तो उस पर कहा जाता है कि कानून का उद्देश्य केवल न्याय देना ही नहीं है, बल्कि हर नागरिक को उसकी अस्मिता और सम्मान का संरक्षण देना है। मतलब कानून का उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य है केवल न्याय देना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को उसकी अस्मिता और सम्मान का संरक्षण देना ही है। यानी कि अगर ये एक्ट बनाया गया है तो कहीं महिलाओं को सम्मान और संरक्षण की बात करता है, और इसी पर यह आधारित है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1986, जो स्त्री की गरिमा की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे समाज में विवाह विच्छेद की घटनाएं घट रही हैं, और आज शुरुआत करेंगे हम इस एक्ट की, और जो हमारा भारत सरकार के द्वारा जारी गजट है उस पर बात करेंगे। तो आप सभी के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, और उसमें हम बात करेंगे मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, जिसका अधिनियम संख्या 25 है, और जिस पर राष्ट्रपति महोदय की एसेंट जो मिली थी वो 19 मई 1986 को मिली थी। किसी भी एक्ट की जो उद्देशिका होती है उसका विस्तृत नाम होती है और संक्षिप्त नाम उसकी प्रथम धारा में बताया जाता है। तो उद्देशिका से किसी भी एक्ट का उद्देश्य क्लियर होता है कि वो उद्देश्य किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। जैसे भारतीय संविधान को, पूरे संविधान को जानने की कुंजी किसी ने कहा, किसी ने आत्मा कहा। तो ऐसे इस एक्ट की उद्देशिका को भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में इस एक्ट बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो ये बात करता है उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है, या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो ये एक्ट बनाया गया है उन मुस्लिम स्त्रियों के लिए जो अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, मतलब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और इनका जो बनाने का दूसरा कारण है, उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद अगर हो गया है, जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, उससे जरूरी जितने भी विषय हैं उन सभी के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। फिर बात की जाती है कि भारत के जो 33वें वर्ष में ये संसद द्वारा अधिनियमित पारित किया गया है। कई बार पूछा जाता है कि कितने वर्ष, तो उसका ज़्यादा लॉजिक आपको नहीं लगाना है। आपको अपने संविधान लागू होने की तिथि के बाद जिस एक्ट का ईयर दिया होता है उसी से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है 37वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसकी पहली धारा पे हम बात करेंगे संक्षिप्त नाम और विस्तार। ये पहली धारा की जो उपधारा 1 है वो कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। इसका विस्तार संपूर्ण भारत है। किसी भी एक्ट का विस्तार दो तरीके से होता है, एक क्षेत्र संबंधित, दूसरा विषय वस्तु संबंधित। इसका क्षेत्रीय जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पे है। फिर हम बात करते हैं इसकी धारा 2। धारा 2 से 3 बार क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है कि किस धारा में क्या परिभाषित किया गया है। तो अधिनियम की धारा 2A में जो विच्छिन्न विवाह स्त्री के बारे में बात की गई है, 2B में इद्दत की अवधि की बात की गई है, और 2C में मजिस्ट्रेट की बात की गई है, 2D में विहित की बात की गई है, प्रेस्क्राइब की बात की गई है। तो आपने देखा कि इस एक्ट में जो धाराएं हैं, जो परिभाषा खंड है, उसमें 4 धाराएं दी गई हैं। पहले में विच्छिन्न विवाह स्त्री
इद्दत की अवधि, मजिस्ट्रेट और विहित। आपने पहले देखा 2A में विच्छिन्न विवाह स्त्री, B में देखा इद्दत की अवधि, C में मजिस्ट्रेट की बात और D में विहित की बात की गई है। देखते हैं 2A में क्या बात की गई है कि विच्छिन्न विवाह स्त्री कौन होगी। तो बात करती है कि विच्छिन्न विवाह स्त्री से ऐसी मुस्लिम स्त्री अभिप्रेत है जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह हुआ था और जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार उसके पति द्वारा विवाह विच्छेद किया गया था, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है। यानी इन्होंने 3 बातें कही। एक तो एक ऐसी स्त्री अभिप्रेत है विच्छिन्न स्त्री के रूप में जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह हुआ था, यानी सबसे पहली बात है कि उसका मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह होना चाहिए। और जो दूसरी बात इन्होंने कहा है, और जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार उसके पति द्वारा विवाह विच्छेद किया गया। पहली बात है कि मुस्लिम विधि के अनुसार उसका विवाह हो। दूसरी बात जो की गई है कि मुस्लिम विधि के अनुसार उसके पति द्वारा विवाह विच्छेद किया गया हो या उसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया। यानी 3 कंडीशन के आधार पर जो भी स्त्री अपने पति से अलग होती है उसे विच्छिन्न विवाह स्त्री कहा जाता है। क्लियर आप सभी को? आगे हम बात करेंगे जो 2B में बात की गई है इद्दत की अवधि। तो इद्दत की अवधि की बात जो इस एक्ट में की गई है वो कही गई है कि इद्दत की अवधि से किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में अभिप्रेत है। यानी वही स्त्री जो 2A में बताई गई है कि जो अपने पति से मुस्लिम विवाह के अनुसार विवाह की हो, पति द्वारा तलाक किया गया हो या खुद उसने विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया हो, उसी स्त्री के बारे में इद्दत की अवधि के बारे में 2B में बात की गई है। पहली बात की गई है यदि उसका जो ऋतुस्राव होता है तो विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात 3 ऋतुस्राव हुआ हो। यानी उसकी मासिक धर्म की जो बात की गई है वो बताया गया है कि उसका ऋतुस्राव जो हो वह विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात 3 ऋतु यानी 3 जो पीरियड बीत चुके होने चाहिए उसके, ये बात पहली की गई है इद्दत की अवधि। फिर बात जो दूसरे में की गई है वो कही गई है यदि उसका ऋतुस्राव नहीं होता है तो उसके विवाह विच्छेद के पश्चात 3 चंद्रमास, यानी उसको मासिक धर्म नहीं आ रहा है, पीरियड नहीं आते हैं, तो उस स्त्री की कंडीशन में बताया गया है कि वो इद्दत की अवधि का जो पालन करेगी वह विवाह विच्छेद के पश्चात 3 चंद्रमास की अवधि तक पालन करेगी। तीसरी कंडीशन बताई गई है इद्दत की अवधि के बारे में, यदि वह अपने विवाह विच्छेद के समय गर्भवती है तो विवाह विच्छेद और उसकी संतान के जन्म या उसके गर्भ के समापन के बीच की अवधि उनमें जो भी उपरोक्त हो, यानी अगर वो गर्भवती है तो उसके बच्चे के जन्म के पूर्व या गर्भपात उसका समाप्त होने वाला है तो उस समाप्ति के बाद तक उसको क्या करना है, इद्दत की अवधि का पालन किया। तो आपने 3 कंडीशन देखी इद्दत की अवधि के बारे में जो इस एक्ट में बात की गई है। पहली बात आपने देख लिया था कि जो विवाह विच्छेद हुआ हो उस विवाह विच्छेद की तारीख से 3 ऋतुस्राव वर्ष उसको 3 पीरियड तक इंतजार करना होता है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि अगर उसको मासिक धर्म यानी पीरियड नहीं आता है तो वो 3 चंद्रमास तक करेगी। अगर वो गर्भवती है तो वो बच्चे के जन्म तक जो है इद्दत की अवधि में रहेगी। अगली जो बात की जाती है परिभाषा में 2C में मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट से वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करता है और विच्छिन्न विवाह स्त्री वहाँ निवास करती है। मतलब मजिस्ट्रेट से यहाँ बताया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है और जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसके पास अधिकारिता है और वहाँ विवाह जो विच्छिन्न स्त्री है, जो तलाक से छूटी हुई स्त्री है, वो क्या करती है, निवास करती हो, तो उस क्षेत्र का वो मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। विहित की बात की जाती है 2D में। विहित से उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। क्लियर आप सभी को? तो ये रही हमारी बात परिभाषा खंड से, जो आपने 4 परिभाषा इसमें देखा 2A, 2B, 2C और 2D में। अगली बात की जाएगी धारा 3 में। धारा 3 कहती है कि मेहर या मुस्लिम स्त्री की अन्य संपत्तियों का विवाह विच्छेद के समय उसको दे दिया जाना, यानी मेहर की राशि या मुस्लिम स्त्री की जो अन्य संपत्ति है वो विवाह विच्छेद के समय दे दिया जाना, उसके बारे में बात की जाती है धारा 3 में। तो ये बात करती है कि तत्समय प्रगत किसी अन्य विधि के में किसी बात के होते हुए भी कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री निम्नलिखित की हकदार होगी। मतलब जो विवाह विच्छेद की हुई स्त्री है उसको क्या अधिकार होंगे वो धारा 3(1) में बताई जाती है और वो 4 बातें हैं जो बताई गई हैं। पहली बात है A में कि कोई युक्त और
जो रिज उपबंध और भरण पोषण जो उसके पति द्वारा इद्दत की अवधि में उसके लिए किया जाना है वो संदत किया जाना चाहिए, यानी इद्दत की अवधि में जो उसको भरण पोषण पति को देना है वो उसको दिया जाएगा। बी में बात की गई कि जहाँ वह अपने विवाह विच्छेद के पूर्व या उसके पश्चात उससे जन्मी संतान का भरण पोषण करती है, वह कोई युक्त और रिज उपबंध और भरण पोषण जो ऐसी संतान के जन्म की संबंधित तारीखों से 2 वर्ष की अवधि के लिए उसके पूर्व पति द्वारा किया जाना है वो संदत किया जाएगा। यानी अगर उसको संतान का भरण पोषण करना है वो 2 वर्ष तक के दिया जाएगा, तो वो बात की जा रही है। फिर बात की जा रही है सी में कि मुस्लिम विधि के अनुसार उसके विवाह के समय या उसके पश्चात किसी समय उसको संदत किए जाने वाले के लिए करार पाई गई है मेहर या डावर की राशि के बराबर रकम दी जाएगी। यानी जो विवाह किया जा रहा था उस समय जो मेहर की राशि थी तो जो भी करार हुई थी उसको देने की बात कही जाती है उस विक्षिप्त स्त्री के बारे में। फिर जो डी में हम बात करते हैं उसके अनुसार उसके नातेदारों या मित्रों या पति द्वारा अथवा पति के किसी नातेदार द्वारा या उसके मित्रों द्वारा विवाह के पूर्व या विवाह के समय तथा उसके विवाह के पश्चात दी गई सभी संपत्तियां, यानी मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, पति के द्वारा जो भी उसको जो विवाह के पूर्व या विवाह के समय जो भी उसको चीज़ें संपत्ति दी गई थी वो भी उसको मिलनी चाहिए। तो पहली बात आपने देखा कि इद्दत की समय जो उसको संदत किया जाना है वो उसके बच्चे को जो भी रकम दी जानी है 2 वर्ष तक की उसकी बात की गई है। फिर बात उसकी की गई है कि उसे जो विवाह के समय उसको जो मेहर की राशि थी वो उसको दिया जाएगा। रिश्तेदार या नातेदारों द्वारा जो तो अगली बात हम करेंगे जहाँ किसी जो है विच्छिन्न विवाह स्त्री के विवाह विच्छेद पर कोई युक्त और रिज उपबंध नहीं है और भरण पोषण शुद्ध मेहर या डावर की रकम उसको संदत नहीं की गई है अथवा उपधारा के खंड डी में निर्दिष्ट है। तो ये बातें हैं, तो केवल आपको यहीं से केवल ये बातें ध्यान रखना है। फिर अगली धारा हमको देखना है भरण पोषण के समुदाय के आदेश। तो आदेश के बारे में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये भी धारा आपको केवल ये याद रखना है कि धारा 4 में क्या बात की गई है। तो धारा 4 में भरण पोषण के जो है समुदाय के लिए आदेश की बात की गई है। जो धारा 5 है यह कहती है 1974 के अधिनियम 2 की धारा 125 से 128 तक के उपबंधों द्वारा शासित होने का विकल्प। यदि धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख को विक्षिप्त विवाह स्त्री और उसका पूर्व पति शपथ पत्र पर या किसी अन्य लिखित घोषणा द्वारा ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए तो संयुक्त रूप से या पृथक या घोषित करते हैं कि वे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 तक के उपबंधों द्वारा शासित होना चाहते हैं, तो आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायालय में ऐसे शपथ पत्र या घोषणा फाइल करके मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन को तदनुसार निपटाएगा। तो ये बात हो गई निपटाने की बात। धारा 6 में बात करती है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति यहाँ पे केंद्र सरकार को है। और फिर ये बात नियम बनाने की शक्ति केवल यहाँ से केवल ये पूछा कि धारा 6 में किस की बात की गई है। धारा 7 कहता है कि संक्रमणकालीन उपबंध। तो संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में आपको सेक्शन 7 केवल इतना ही याद रखना है। तो इस तरीके से इस एक्ट में जो बातें कही गई थी, जो विधायिका ने एक्ट बनाया था उसमें क्या बातें थी, ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई। फिर एक तरीके से मैंने जो इसकी समरी बना के रखी है उसको आपको बता रहा हूँ। तो अधिनियम का नाम आप सभी को क्लियर हो गया है कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 है। इस अधिनियम का लागू होने की तिथि, अधिनियमित होने की तिथि अपने अधिनियम संख्या इसका 25 आप सभी को पता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 19 मई 1986 को और गजट में इसका प्रकाशन भी 19 मई 1986 को किया गया। लागू होने की तिथि आप सभी को पता है कि यह तुरंत प्रभावी हो गया था, यानी 19 मई 1986 को भी। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें कुल चैप्टर 2 हैं। एक प्रारंभिक प्रावधान करता है, दूसरा है तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकार की बात करता है। यानी कि इसमें कुल 2 चैप्टर हैं और कुल 7 धाराएं हैं। अधिनियम के जो एक्ट की संरचना है आप सभी को मैंने बना के बता दिया है कि क्या संरचना है इस एक्ट की। तो सेक्शन 1 जो संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन की बात करता है, दूसरी परिभाषा की बात करता है। चैप्टर जो 3(2) है आपका, उसमें बात की गई है सेक्शन 3 से 7 तक। 3 सेक्शन क्या करती है, तलाकशुदा महिला के अधिकार के बारे में।
4 अन्य स्रोतों से भरण पोषण की बात करता है, 5 CRPC के अंतर्गत विकल्प की बात करता है, 6 आपकी फैमिली कोड का क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है और सेक्शन 7 है इस अधिनियम का प्रभाव के बारे में। फिर ये आपका एक्ट है जो आप सभी को मैं PDF भेज दूंगा और यहाँ से आप इससे संबंधित केस ला और जो भी अन्य बातें हैं वो आप सभी को देख लेना है। तो दोस्तों इस एक्ट में इतनी ही बातें आपसे पूछी जाती है UGC नेट के, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।